नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आर्थिक शब्दावली जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार है। शब्द इसके ऐसे लगेंगे जैसे कि बहुत जटिल है, लेकिन जब आप इसकी कहानी को समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही सरल लगेगा। ठीक, इसमें पहला जो आर्थिक शब्दावली है ये पॉइंट ऑफ सेल है और दूसरा है पम्प प्राइजिंग। पम्प प्राइमिंग है, प्राइजिंग नहीं सॉरी, प्राइमिंग, पम्प प्राइमिंग। ये क्या है? एक अवधारणा है, एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने दिया है कि कब के लिए दिया है, कब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इन दोनों शब्दावली से संबंधित हम लोग प्रश्न के भी बारे में चर्चा करेंगे कि अगर ये प्रश्न के फॉर्म में आया तो कैसे आएगा, अगर ये प्रश्न के फॉर्म में आया तो कैसे प्रश्न बनेगा। मैं यूपीएससी लेवल तक की बातें करूँगा। जो प्रश्न हमारा रहेगा ये यूपीएससी लेवल की बातें होंगी, यूपीएससी की स्तर तक की बातें होगी। यहाँ तक कि स्टेट सिविल सर्विसेज की भी बातें होंगी, यानी स्टेट कोई सिविल सर्विसेज है तो उसके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं क्या है। पहले हम लोग समझते हैं पॉइंट ऑफ सेल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपके ही इस चैनल पर क्या है कि ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो शब्दावली से संबंधित है। आप विगत वर्ष के प्रश्नों को उठा के देखेंगे, पेपर को देखेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी से पूछे गए हैं, या फिर टर्मिनोलॉजी से नहीं पूछा गया है डायरेक्टली, तो कभी कभी उसके ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे जो टर्मिनोलॉजी से संबंधित होंगे, वो आपको समझ में नहीं आएंगे क्या पूछ रहा है हमसे। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, आर्थिक शब्दावली के बारे में बहुत ढेरों सारी वीडियोस बनाए हैं, लगभग 80+ हो गए होंगे। ठीक, और उसके बाद जब ये शब्दावलियाँ ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग आराम से समझेंगे, एकदम जीरो टू लेकर हाई तक, यानी कि हम लोग बेसिक से लेकर एकदम हाई तक, और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही समझेंगे, उतना ही पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही आर्थिक शब्दावली कंप्लीट हुई या 100 वीडियोज़ भी इसके कंप्लीट हो गए हैं, ये जो है आर्थिक शब्दावली की, तो उसके बाद हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सीरीज, पूरी श्रृंखला लाएंगे जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को, पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक, और यहाँ तक कि अगर आप किसी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक, तो उसके लिए भी क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा। चलिए हम लोग समझते हैं क्या है ये पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, पहले इसको समझते हैं क्या है। पॉइंट ऑफ सेल से तात्पर्य है ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक संस्थाओं एवं पेट्रोल पंपों आदि से है जहां खरीदारी करके बैंक के डेबिट कार्ड को स्वाइप करके भुगतान करने की सुविधा है। अब सबसे पहली बात यही समझिए कि इसको क्या कहा जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल क्या है कि ऐसी कोई संस्था, पेट्रोल पंप हो, ठीक, पेट्रोल पंप हो, कोई वाणिज्यिक संस्था हो जहाँ पे क्या किया जा रहा हो, ट्रेड किया जा रहा हो, उसके साथ साथ दुकानों, यानी कि आप जब मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े शॉप पे भी जाते हैं, आजकल छोटे छोटे शॉप पर भी क्या है, स्वाइप करने वाला व्यवस्था दिया गया है कि अगर आपका डेबिट कार्ड है आप उसमें स्वाइप करके क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। इसी को ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। देखिए, अगर ये आपको शब्दों में ऐसे ही आके घुमा फिरा के दे दी जाता तब कंफ्यूज हो जाते हैं, लगा कि नहीं पहले ये कठिन था लेकिन अब ये सरल है कि किसी भी संस्था पे, किसी भी वाणिज्यिक संस्था पे, किसी दुकान पे, किसी पेट्रोल पंप आदि पे यदि डेबिट कार्ड के स्वाइप करने से ही अगर आपके भुगतान करने की सुविधा दी जा रही है तो क्या है वो पॉइंट ऑफ सेल है। ठीक, अब एक बैंक है, इस बैंक ने क्या कर दिया, ICICI ये बैंक है, इसने क्या किया, ऐसी दुकानों प्रतिष्ठानों से एक दिन में अधिकतम 1000 रुपये तक की क्या करने की, निकासी की सुविधा अपने ग्राहकों को दी है। देखिए, ये भी एक प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये कंटेंट हो जाएगा। पहला क्या है कि ऐसी, इससे तात्पर्य ये है कि जो दुकानों, वाणिज्यिक संस्थाओं और पेट्रोल पंप आदि में क्या होगा, कार्ड के, यानी जो ATM कार्ड होता है उसको डेबिट कार्ड भी कहते हैं, डेबिट कार्ड को क्या किया जा सकेगा, स्वाइप करके भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी। और इसके साथ साथ ICICI बैंक है, इसने क्या किया, ऐसे दुकानों से एक दिन में अधिकतम 1000 रुपये तक की क्या करने के लिए, निकासी की सुविधा प्रदान करने के अपने ग्राहकों को क्या दिया है, अपने ग्राहकों को प्रदान किया है। अब हम लोग इसके बाद समझते हैं कि इसमें रिजर्व बैंक की क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी तो कोई रोल होगा ना,
होगा कि नहीं होगा? तो पॉइंट ऑफ सेल से नकद धन की निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी 2010 में ही दे दी थी। समझिए क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल की जो अवधारणा है, इसको जो है इसने क्या कर दिया था, 2010 में ही इसको क्या कर दिया था, मान लिया था, इसको मान लिया था और इस पर अपनी मंजूरी दे दी थी। तथा यह सुविधा उपलब्ध कराना या न कराना बैंकों के ऊपर ही छोड़ दिया गया कि इसमें जो बैंक होते हैं, चाहे वो SBI हो, चाहे PNB हो, चाहे UPI हो, जितने भी बैंक हैं, इस पर सुविधा क्या उपलब्ध करानी है, ठीक, करानी ही कि नहीं करानी है, ये सारी की सारी जो एक प्रकार से कहा जाए जो सुविधा है किसको प्रदान की जाए न की जाए, इसका जो सारा का सारा जिम्मेदारी क्या कर दिया गया है, बैंकों पर छोड़ दिया गया है। अब वो बैंक कोई भी हो सकती हैं, चाहे वो ICI हो, चाहे वो PNB हो, चाहे वो SBI हो, चाहे UBI हो, चाहे BOB हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, ठीक, इस बात को आप समझिएगा। तो सबसे पहले अगर कहीं पर भी पॉइंट ऑफ सेल अगर आपसे पूछा गया तो आप पॉइंट ऑफ सेल से क्या तात्पर्य समझेंगे कि चाहे कोई भी दुकान हो, संस्था हो, वाणिज्यिक संस्था हो, पेट्रोल पंप आदि पे क्या हो, डेबिट कार्ड के स्वाइप करने से ही हमें भुगतान की सुविधा दिया जाए, तो क्या हो गया, ये हो गया। फिर उसके साथ साथ क्या, किसमें ICI ने क्या कर दिया, अपने ग्राहकों को एक दिन में अधिकतम 1000 रुपये की निकासी करने का क्या कर दिया, सुविधा प्रदान कर दिया। और रिजर्व बैंक ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे बैंकों का बैंक कहलाता है, या फिर कहा जाए बैंकों का पापा कहलाता है, या बैंकों का मदर कहलाता है, जो भी आपको समझ में आए, लेकिन यह है कि जनक है ये। इनके नियमों को मानना सारे बैंक को क्या हो है, अनिवार्य है, बाध्य हैं वो सब। तो इसने क्या किया, 2010 में ही इसको मंजूरी दे दी, ठीक। तथा ये भी इसने प्रोविज़न कर दिया कि इसकी सुविधा उपलब्ध कराना है कि नहीं कराना है, ये सारा का सारा जिम्मेदारी किसको दे दिया, बैंकों को ऊपर दे दिया। चलिए अब हम लोग समझते हैं इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, हम लोग थोड़ा इसके प्रश्नों के फॉर्मेट को समझते हैं। सारे के सारे कंटेंट को देखिए अभी हम कैसे प्रश्नों के रूप में रख देंगे। यदि आप इस चैनल के पुराने सदस्य हैं या पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप इस फॉर्मेट को अवश्य जानते होंगे। अगर आप आर्थिक शब्दावली वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप देखे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कैसे हम लोग प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रश्न है, पॉइंट ऑफ सेल किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं कह दिया, ठीक। क्या हो गया प्रश्न, पॉइंट ऑफ सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। अब पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल से तात्पर्य दुकानों, वाणिज्यिक संस्थाओं एवं पेट्रोल पंपों आदि से है, जहां खरीदारी करके बैंक के डेबिट कार्ड को स्वाइप करके भुगतान करने की क्या होगी, सुविधा होगी, ठीक। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। ICICI बैंक ने ऐसी दुकानों प्रतिष्ठानों से एक दिन में अधिकतम 1000, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2000 भी कर सकता है। एग्जाम जो आपसे ले रहा है, जो कंडक्ट करा रहा है, वो 1000 के बजाय 2000 कर सकता है, 1500 कर सकता है, ठीक, 3000 कर सकता है। इसको आप क्या करेंगे, जरूर ध्यान देंगे। रुपए तक की नकद निकासी की सुविधा अपने ग्राहकों को प्रदान की है, ठीक। ऑप्शन 3, पॉइंट ऑफ सेल से नकद की निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को RBI ने 2010 में मंजूरी दे दी तथा यह सुविधा उपलब्ध कराना या नहीं कराना ये बैंकों को ऊपर ही छोड़ दिया। देखिए कितना मज़ेदार बात है, इसने मंजूरी तो दे दी लेकिन सारा का सारा इसको फॉलो करना है, इसकी सुविधा देनी है कि नहीं देनी है, भैया आप बैंक समझो, हमें कोई मतलब नहीं। देख रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कूट के बारे में। कूट होता है जैसा कि आप अगर एग्जामिनेशन में यदि आप बैठे हों, यदि आपने पेपर देखा हो तो उसमें क्या होता है, कूट होता है। चलिए ABCD, पहला हमारा कूट हो जाएगा 1 2 2 3 और 3 1 और D हो जाएगा 1 2 3, ठीक। 1 और 2 लिखा रहेगा, अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन में 2 और 3, 1 और 3, ठीक, 1 और 3, यहाँ पे या तो उपयुक्त सभी या तो 1 2 3 सभी, ठीक। तो अभी आपने क्या किया, एकदम सारे के सारे
कंटेंट को क्वेश्चन के फॉर्मेट में रख दिया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप 1 के बजाय 2 कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे 2000 की बात हो रही है। अब आप ध्यान नहीं दिए, इस पर पॉइंट नहीं किए, थोड़ा सा फोकस नहीं हुए, उसने क्या कर दिया 1000 के बजाय 2000 कर दिया। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि भाई 2 ये गलत है, तो 2 कहाँ है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सही कौन सा हुआ, सी हो गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यदि आपको ऐसे अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं, यदि आप 2 भी ऑप्शन अगर आपको याद है, ठीक, तीसरा अगर आपको नहीं भी याद है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट ऑफ सेल को हमने समझा और प्रश्न के रूप में भी समझ लिया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2010 के बजाय 2011 भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे ही वो कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करता है। छेड़छाड़ शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े पॉइंट को भी इधर उधर कर देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे लगता है कि हाँ हमने सही किया है, लेकिन जब हम आंसर के भी मिलाते हैं या फिर बुक से मिलाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, देखते रहते हैं, ओ क्या हो गया, तो गलत हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब आइए हम लोग समझते हैं पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग क्या है, बहुत ही मज़ेदार है ये। आपको ये थोड़ी सी इसलिए व्यवहारिक लगी क्योंकि ये इस समय की ज़रूरत है, जो समय चल रहा है इस समय की क्या है, ये आवश्यकता है। पंप प्राइमिंग क्या होता है, पंप प्राइमिंग विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.M. कीन्स, इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है इनका डायरेक्ट ही फैक्चुअल ही प्रश्न पूछ लिए जाए, जैसे स्टेट सिविल सर्विस में होता है कि पंप प्राइमिंग विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.M. कीन्स द्वारा प्रतिपादित निवेश की एक अवधारणा है जिसके अनुसार मंदी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करने की क्या की गई है, बात कही गई है कि चाहे वो क्या हो, वो निवेश क्या हो, अनुत्पादक हो, यानी कि आपने निवेश किया लेकिन उसके बदले में कुछ रिटर्न नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। कैसे, इसको मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मान लीजिए जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, ये क्या है, एक प्रकार से ये आपात की स्थिति है, ठीक, ये आपात की स्थिति है। इसमें क्या हो रहा है कि लोगों की इनकम नहीं हो रही है, लेकिन उनकी क्या है, एक्सपेंडिचर यानी व्यय या खर्च उनके डेली हैं। तो इस समय में सरकार को क्या करना चाहिए, सभी लोगों को नगद देना चाहिए। थोड़ा सा दे, ज़्यादा से दे, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन देना चाहिए, उसे निवेश करना चाहिए। ये ना सोचते हो कि हमें कुछ इसके बदले में रिटर्न नहीं मिलेगा या फिर कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन उसे करना चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों के बीच में लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे तो जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, मंदी से हम लोग बाहर निकलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कई सारे लेक्चर में भी इस बारे में चर्चा किया है कि मंदी से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि नगद आरक्षित अनुपात के बारे में भी चर्चा किया, SLR के बारे में चर्चा किया, CRR के बारे में भी चर्चा किया कि मंदी की स्थिति में क्या करना चाहिए, बैंक दर के भी बारे में चर्चा किया। वही यहाँ पर ही है, J.M. कीन्स साहब कहते हैं कि अगर मंदी है तो सरकार को क्या करना चाहिए, इससे मंदी से निकलने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए। ये न सोचते हुए कि इसके बदले में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ रिटर्न होगा या फिर कुछ प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, इसको न ध्यान दें। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं इससे संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेट सिविल सर्विसेज में अगर प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा। स्टेट सिविल सर्विसेज में सीधा सा प्रश्न ऐसे बन सकता है, पंप प्राइमिंग का संबंध किस अर्थशास्त्री से है, तो जिसमें ऑप्शन 1 आ जाएगा J.M. कीन्स साहब का। ठीक, और अब हम लोग UPSC लेवल की बात करते हैं, इसमें कैसे प्रश्न आ सकते हैं, पंप प्राइमिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, ऑप्शन ये हो जाएगा, पंप प्राइमिंग विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.M. कीन्स द्वारा प्रतिपादित निवेश की एक अवधारणा है। ठीक, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिसके अनुसार मंदी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करने की बात कही गई है, भले ही वह निवेश अनुत्पादक क्यों ना हो। ये हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन 2। अब हमें कूट क्या देखना है, A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा और D हो जाएगा। तो इसमें केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, और डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। आप देख रहे हैं कैसे प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने समझा है, कैसे फॉर्मेट क्या है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, J.M. कीन्स को हटाकर किसी और का नाम रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप ये समझेंगे कि ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप खुद की टेस्ट सीरीज बना सकते हैं, आपको किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो मित्रों, आज बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।